नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहा गया है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसके द्वारा बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी मिंटो द्वारा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था ये सैन फ्रांसिस्को में था और 1913 में इसकी स्थापना की गई थी लाला हरदयाल द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया। तो ये 31 दिसंबर 1929 में लहराया गया। कहाँ पर? तो ये लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था वहां पर। मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है। तो ये पोवई झील से निकलती है, यानी पोवई झील से इसका उद्गम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार एशिया में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, सारगासो समुद्र की विशेषता क्या है। तो यहाँ पर विशिष्ट समुद्री वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक किसका है। तो मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक चांदी का है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है। तो सुपीरियर झील पर स्थित नगर कौन सा है। तो ये आपका डुलुथ नगर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो ये 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से इसकी गणना की जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित अनुच्छेद इसमें से कौन सा है। तो ये अनुच्छेद आपका 48 है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसे शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है, जो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया। तो सरकारिया आयोग का गठन 1983 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। तो सरकारिया या आयोग, राजमन्नार आयोग और शीतलवाड़, यानी तीनों समितियां केंद्र राज्य से संबंधित हैं। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यरत होते हैं। ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है। तो ये अनुच्छेद 65 यानी 65 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे है। तो ये जनहित याचिका से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। तो दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा बीपी सिंह के द्वारा की गई थी। इनमें से कौन सी हथकरघा क्षेत्र से संबंधित समिति है। तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा क्षेत्र से है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर संपदा कर, ठीक है। प्रत्यक्ष कर के उसमें संपदा कर आता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। तो निगम कर इनडायरेक्ट टैक्स है। इनमें से किस राज्य के साथ भारतीय रिजर्व बैंक व्यापार का संचालन नहीं करता है। तो आरबीआई जो है वो व्यापार का संचालन सिक्किम के साथ में नहीं करता है। लाल स्याही किससे बनती है। ये ईओसीन से इसका निर्माण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है। तो ये सोडियम थायोसल्फेट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस यौगिक समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है।
तो ये विटामिन को सहायक आहार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भोजन का प्रमुख अंग है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये भोजन का प्रमुख अंग होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में इसकी स्थिति है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो उन्नत किस्म की बीजों का बढ़ता प्रयोग कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावशाली कारक माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मेघालय का लोक नृत्य क्या है? तो ये लोहो लोक नृत्य है, ये खासी जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो जेम्स विल्सन ने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित की गई? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो लोथल से मिले हैं, याद रखिएगा। लोथल गुजरात में है और ये एक बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था और सेल्यूकस की एक पुत्री थी हेलेना, उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। जो सेल्यूकस निकेटर था ये सिकंदर का सेनापति था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति के समय किसका शासन काल था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कालाशोक के समय में हुई थी। पहली जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और जो चौथी हुई थी वो कश्मीर में हुई थी। पहली अजातशत्रु के समय में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक में के समय हुई थी और तीसरी जो हुई थी वो अशोक के समय हुई थी और जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो कनिष्क के समय में हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रबतक अभिलेख का संबंध किससे है? तो रबतक अभिलेख का संबंध कनिष्क से है, याद रखिएगा। किसने मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है? तो ये बलबन ने बताया है। लौह एवं रक्त की नीति भी बलबन ने ही प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, मधुमालती की रचना किसने की थी? तो मंझन ने मधुमालती की रचना की थी। ये एक प्रेमाख्यानक काव्य है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के पांडुलेखन समिति में इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। दोस्तों ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे, आपके कितने प्रश्न सही हुए, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।